अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, आज 23 मार्च है और गोया कि वो एक अहम दिन जब 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मंटो पार्क, जिसे आज इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे एक करारदाद मंजूर की थी और उस करारदाद में ये इस आज़म का इरादा किया गया था कि बरसग़ीर में बसने वाले मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हासिल किया जाएगा, जहाँ वो अपनी आज़ादी के साथ अपने अक़ायद और अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। और उसके बाद यही हुआ, हमने देखा कि 7 साल के कलील अरसे में इस जमात ने इस ख्वाब को ताबीर कर दिखाया और पाकिस्तान के नाम से एक नया मुल्क मारज़ वजूद में आया। इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त के जो ज़ोमात थे, हमारे लीडरान थे, उनके जज्बे बड़े बुलंद थे और वो अपने उस अज़्म के साथ इतने डिटरमेंट थे कि उन्होंने इस कलील अरसे के अंदर दुनिया को हैरान करके आलमी नक्शे के ऊपर एक नई रियासत को वजूद में लाया। लेकिन आज हम जब इस दिन को याद करते हैं तो उनके वो जो अज़ाइम, उनके जो ख्वाब थे, शायद वो आज भी मुकम्मल तौर पर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके। और कहा यह जाता है कि आज उस आज़म के अयादे का दिन होता है कि जो 1940 में जिस आज़म का इजहार किया गया था। लेकिन वो क्या वजूहात हैं कि वो आज़म, वो ख्वाब, वो पाकिस्तान का जिसका ख्वाब उन ज़ोमा ने, उन लीडरान ने देखा था, वो आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाया। बल्कि अगर हम देखें तो आज से कम बेश 50 साल कबल पाकिस्तान से जुदा हो जाने वाला एक हिस्सा, जिसे उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता है और आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, कई हवालों से पाकिस्तान से आज कहीं आगे खड़ा है। अगर देखा जाए तो वहाँ की फ़ीकस आमदनी आज पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान में कहीं $1130 है तो बांग्लादेश में $2064 की है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो मजमूई कौमी पैदावार की शरह है वो कहीं आज 0.4 है, जबकि बांग्लादेश में 5.2 है। पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं फ़ॉरेन करेंसी के, वो कहीं $20 अरब से ज़्यादा के नहीं हैं, जबकि उसके मुकाबले में बांग्लादेश $42 अरब के फ़ॉरेन रिज़र्व रखता है। वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो 98% लोग प्राइमरी एजुकेशन हासिल करते हैं, जबकि पाकिस्तान में शरह कहीं 72% है। इसी तरह प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वहाँ पर उनकी तादाद 44 है, पाकिस्तान में कहीं बमुश्किल 22 है। और एक लंबी तवील फहरिस्त है, अगर आप गिनवाते जाएँ तो कई हवालों से 50 बरस पहले पाकिस्तान से अलग होने वाला ये मुल्क हमसे बहुत आगे है। लेकिन पाकिस्तान वो गोल्स अचीव नहीं कर सका जिनके ख्वाब मैंने जैसे पहले कहा कि देखे गए थे। क्या वजूहात हैं इनका, आज हम खोज लगाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है उनसे भी पूछेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई और वो कौन कौन सी एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि इक़दाम थे जो नहीं लिए गए और आज आप इस दौराहे पे खड़े हैं। मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। मदर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, जानी पहचानी शख्सियत है मीडिया की दुनिया की। इसके अलावा इम्तियाज़ गुल साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कहाँ कहाँ वो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं कि वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, जो उनके रफ़क़ा का पाकिस्तान हम हासिल नहीं कर पाए। रादर ये कि हमने तो कुछ और देखा, माजी में इस मुल्क को 2 लख्त होते देखा है हमने। जी शुक्रिया। देखिए, बड़ी एक बुनियादी सी बात है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल का सबब बनी है, वो ये था कि इब्तिदा में कायद-ए-आज़म के बाद इक़्तिदार चला गया लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के पास, यानी जो जागीरदार थे, एक वो सियासी अशराफिया थी उस वक्त। फिर उसके बाद 1954 के बाद उसमें बराह रास्त जर्नैलों का जो अमल दखल शुरू हो गया। तो एक तरफ हमारी सियासी अशराफिया थी, नवाब थे, चौधरी थे, जागीरदार थे, जिन्होंने कभी अपने हाथ से काम नहीं किया होता है। दूसरी तरफ फ़ौजी जर्नैल, ख़ास तौर पे फिर जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, यानी खुद ही को उन्होंने फील्ड मार्शल भी बना लिया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया, जिनके ज़िम्मे पाकिस्तान को चलाना था। लेकिन अब खुद अंदाज़ा
अंदाजा लगा कि एक ऐसा अशराफिया पे मबनी कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ जिसमें आम लोगों के मसाइल इन लोगों की नजर से महव हो गए। यानी जो शख्स अपना ब्रीफ केस खुद नहीं उठाता, जो शख्स अपनी खुद नहीं चलाता रश के आवर में, जिस शख्स को आइडिया नहीं है कि आम आदमी जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है वो ट्रेन में सवार होने से पहले तक उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और चूंकि एक वीआईपी कल्चर ने जन्म लिया जिसके तहत होता यह है कि जब आप वफाकी सेक्रेटरी होते हैं, आप जर्नैल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, आप वजीर हैं, आपके तमाम तर काम करने के लिए आपके इर्द गिर्द आपके मुशीर मौजूद है, आपके असिस्टेंट्स मौजूद हैं। लिहाजा आपको वो एहसास नहीं हो सकता कि आम आदमी जिंदगी के और गवर्नेंस के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनमें किन मराहिल में से गुजरते हैं जब उसको सामना करना पड़ता है। तो ये जो वीआईपी कल्चर डेवलप हुआ, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे ये वजह है कि हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सके, क्योंकि मतमा नज़र हमारे सदर साहब का होता था, वजीर आज़म का होता था, कभी मतलब आपको सदर तो हमारे ज़्यादातर मिलिट्री के रहे जबकि सिविलियन वजीर आज़म थे, लेकिन चूंकि कल्चर जो है वो एक वीआईपी है कि आम आदमी बिल्कुल कट के रह जाता है, आम आदमी के मसाइल कट के रह जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये फ़र्क भी है हमारा और उन ममालिक में जहाँ पे जमहूरियत ने जड़ें पकड़ी हैं। सही सही। और आपको जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या लगता है जो इम्तियाज़ साहब फरमा रहे हैं कि शायद वीआईपी कल्चर बुनियादी वजह है कि जो हमारे फेलियर का एक ज़रिया बना, या आपको लगता है कि इस मुल्क के अंदर कोई सिस्टम आज भी हम कह सकते हैं कि अगरचे पार्लिमानी डेमोक्रेसी है लेकिन माजी के अंदर कितने तजर्बात हुए, तो आपको लगता है कि कहीं सिस्टम को एक मजबूत नहीं होने दिया गया, या जो वीआईपी कल्चर था इस वजह से शायद हम उस राह पे गामज़न नहीं हो सके जिसका तयन 1940 में किया गया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरे ख्याल सबको मुबारक हो कि यौम करारदाद पाकिस्तान जो है वो हम मना रहे हैं, और हम सलूट करते हैं अपने उन लीडर्स को जिनमें ये अहलियत थी आगे तक देखने की और उन्होंने हमें ये अलग मुल्क लेके दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी चेकर्ड है, सारी ही तनज़ली की तरफ नहीं है। चंद एक चीज़ें गिनवाऊंगा फिर मैं ये आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। देखिए पाकिस्तान 56 या 57 जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें से शायद 4-5 होंगे जिसमें जमहूरियत किसी न किसी फॉर्म में चल रही है, बाकी सब में जो कुछ हो रहा है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैंने वो ज़माना भी देखा है, आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा हो, जब साइकिल की बत्ती ना होने पे चालान होता था। मैंने वो ज़माना भी देखा है कि जब हमारी फी एकड़ गंदम की पैदावार 18 मन से 40 मन पर चली गई थी। कॉटन भी इसी तरीके से थी, बेहतरीन कॉटन की इंडस्ट्री यहाँ पर चल पड़ी थी, डैम बन गए थे, और दूसरे मुल्कों से, कोरिया जैसे मुल्कों से आके लोग पूछते थे कि ये आपका सिस्टम जो है वो कैसे चल रहा है, और जो लोग ये काम कर रहे थे उन्हीं को आज मतून और मलून किया जाता है कि जी उन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया। इस बहस में हम नहीं पढ़ते जो भी बेसिकली। और फिर ये है कि सिर्फ ये कहना कि वजीरों ने ये किया और जर्नैलों ने ये किया, तो दूध बेचने वाले ने क्या किया और दवाइयाँ बेचने वाले ने क्या किया, और तो एक जो पूरा मुआशरे की तनज़ली है उसका भी हमने ज़हन, ठीक है लीडरशिप ही उसकी जिम्मेदार होती है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी मुआशरे को जांचने के लिए उसका जो लिटमस टेस्ट है वो मेरे ख्याल 1-2 चीज़ें हैं। एक तो ये देखा जाए कि इंसाफ कितना है उस मुआशरे में, और इंसाफ ज़रूरी नहीं कि वो जो सिर्फ देती हैं अदालतें, इंसाफ का वाइडर फॉर्म में आप ये समझ लें। दूसरा ये कि इखलाक कैसा है उस कौम का, और इखलाक में भी मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भी क्या क्या उसमें चीज़ें आती। तो ये मैं मानता हूँ कि इसमें फ़ौज का बार बार आना भी एक मामला है, लेकिन जो फ़ौज के बगैर कुछ देर चला वो भी आपके सामने है, और उसमें भी फिर ये कहा जाता है हमें चलने नहीं दिया जाता। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हमें देखना ये कि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इंसाफ का निज़ाम किसी तरीके से ले आएँ अच्छा, जिसमें जुडिशरी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जो भी इंसाफ से रिलेटेड हैं, अगर हम तालीम का निज़ाम ऐसा ले आएँ जो सही मानों में तालीम और तरबियत करे, और तो बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए ले आएँ और मेडिकल का इंतज़ाम कर लें, तो मेरा ख्याल हमारा मुल्क बड़ा अच्छा चल सकता है। अभी भी हम बेहतरीन इंजीनियर भी पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर भी पैदा कर रहे हैं,
और भी कुछ अच्छी बातें हैं। बांग्लादेश के साथ जो आपने बात की, ठीक है, मुवाजना करना चाहिए क्योंकि वो हमारे बाद में आज़ाद हुए, काफ़ी बाद में आज़ाद हुए, लेकिन बांग्लादेश के मारूजी हालात और अपने हालात का ज़रा मुवाजना तो कीजिए। वो मुल्क जो आपका इतना बड़ा मुल्क जो जहाँ पर आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, वहाँ पर उनकी मुआवनत कर रहा था। जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका थे उनको मराद दे रहे थे कि आप अपने एक्सपोर्ट करें, और वो उनकी और हमें रोक रहे थे। तो कोई वजूहात है ना ऐसी कि वो हमें रोकते हैं, उसमें हमारा भी कसूर हो सकता है, कोई और बातें भी हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल आराम से बैठकर जायजा लेना चाहिए, और सिर्फ उंगलियां उठाना है कि उसने ये नहीं करने दिया, उसने ये नहीं करने दिया। अब हमें ये लाइन लगा के आगे देखना है कि फिर आगे चलना कैसे है, करना कैसे है। इस पर अगर हम ज्यादा बात करें तो मेरे ख्याल बेहतर है। मंजिल से अभी हम दूर हैं, लेकिन बिल्कुल वे फॉरवर्ड क्या है, बुनियादी सवाल तो यही बनता है। लेकिन जिन एरियाज को आपने गिनवाया है कि इन एरियाज पे हमें फोकस करना चाहिए, अगरचे हमें मालूम है कि हमें करना क्या है, तो फिर रुकावट क्या है, मेरे ख्याल में ये भी जानना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मदर साहब और दीगर पैनलिस्ट से पूछेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि करना क्या है, तो फिर पहला कदम ले क्यों नहीं रहे हम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मदर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जनरल साहब की गुफ्तगू आप भी सुन रहे होंगे सर, उन्होंने एरियाज़ तो गिनवा दिए कि अब हमें इन एरियाज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन लगता ये है कि हमें मालूम है कि हमें कौन कौन से इक़दामात लेने चाहिए जिससे शायद हम अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, रुकावट कहाँ है। और साथ में जिस तरह फरमा रहे थे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी कौम जिम्मेदार है कि आज अगर हम एक शानदार माजी के हामिल नहीं हैं तो इसमें आप सबको जिम्मेदार करार दें। तो आपको लगता है कि आम आदमी को भी इसमें शामिल करना चाहिए, या अगेन आपको लगता है कि लीडरशिप के अंदर फिर आप किसको आप कहेंगे कि प्राइमरीली वो जिम्मेदार है अगर माजी में हम वो गोल अचीव नहीं कर पाए तो? नहीं, खैर आम आदमी को आप क्यों जिम्मेदार करार देंगे? आपको तो आम आदमी की ज़िंदगी को बदलना था, आप नहीं बदल सके। देखिए बुनियाद, असल में बुनियाद गलत रखी गई है। बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान अगर एक जमहूरी अंदाज में चलना था तो पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी को आपने अपने पहले दिन से अपने आप से दूर रखा, पहले दिन से उन पर शक का इजहार किया। लिहाजा उन्होंने 24 साल बाद फैसला कर लिया अलग होने का। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि अक्सरियत जो है अक़लियत से अलग हो जाए? लेकिन उन्होंने वो अलग हो गए इसलिए कि आपने वो उनके साथ इंसाफ नहीं किया। अब जो बाकी मांदा पाकिस्तान है उसमें आप डिसाइड तो करें कि आपने मुल्क को चलाना कैसे है। आपने डेमोक्रेटिकली चलाना है, आपने सदारती इलेक्शन निज़ाम के तहत चलाना है, आपने पार्लिमानी निज़ाम के तहत। एक कंफ्यूज नेशन के तौर पे हम उभरे हैं, एक ऐसी कंफ्यूज नेशन कि जिसे ये पता ही नहीं है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। आप अपने 4 सुतून उठा लें जिस पे आपकी इमारत खड़ी है, और एक सुतून को आप डिस्कस करते चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई एक सुतून भी ऐसा नहीं है कि जहां मैं मुतमईन हो सकूं कि हाँ ये अपना काम सही कर रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक सुतून दूसरे सुतून में इंटरफेयर करता है, अपना काम नहीं जारी रखते, और मैं खुद ही फैसला कर लेता हूं कि जी आप सही नहीं चल रहे, लिहाजा मैं इस जिम्मेदारी को कबूल जो है वो ले लेता हूं। तो हमारे यहाँ इसी जो कंफ्यूजन रहा है, इसी वजह से आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता अगर आप यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लिंक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अब उसकी जिम्मेदार पॉलिटिशियंस भी हैं, जाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की पूरी तरह जिम्मेदारी उनकी भी आती है। और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने भी नहीं दिया गया, ये भी हकीकत है। हमारे यहाँ इलेक्शन में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, ये भी इस्टेब्लिश है। हमारे यहाँ पार्टीज बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, ये भी हकीकत है। तो हम तय कर लें जो भी चारों सुतून है, और मीडिया को तो छोड़ दें, मीडिया का एक अलग एस्पेक्ट है और वो भी बहुत जो है वो काबिल फ़ख्र नहीं है। सहाफ़ियों की स्ट्रगल ज़रूर काबिल फ़ख्र है, लेकिन मीडिया का रोल पाकिस्तान की तारीख में कोई काबिल फ़ख्र रोल नहीं रहा है। लेकिन इंसाफ को उठा के देख लें आपने नजरिया ज़रूरत जो 1960 से शुरू किया वो आज तक आपका किसी ना किसी हवाले से। तो हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम, इंसाफ और कानून का सिस्टम, आपके यहाँ सियासी निज़ाम, आपके यहाँ 25 साल तक एक मुत्तफ़क़ा आइन नहीं बन पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज भी
ये बैठ के तय करना होगा कि आपने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, फिर हमने दूसरों की जंगें लड़ी, पहली अफगान लड़ाई उठा लें, आप दूसरी अफगान लड़ाई उठा लें, उसके रिपरकशंस आपकी सोसाइटी पर हुए, आपका माशरा तबाह हुआ, आपका सियासी निज़ाम तबाह हुआ, इस मुल्क में ड्रग असले का कल्चर आ गया। ये शहर, जिस शहर में मैं रह रहा हूं, ये एक इकोनॉमिक हब कहलाता था, आज भी कहलाता है, लेकिन इस शहर में 1 लाख के करीब लोग मारे गए, इसमें यहाँ ड्रग्स आई, इसमें यहाँ असला आया, पूरे मुल्क में एक एथनिक सेक्टेरियन, एक टेररिज्म की लहर आ गई। तो हमें इन सारी चीजों का ठंडे दिल से, खुले दिल से एनालाइज करना पड़ेगा, फिर हमें तय करना पड़ेगा। आप तय कर लें, अगर आपको पार्लिमानी जमहूरियत नहीं पसंद, आप तय कर लें, लेकिन खुदा के लिए जो सिस्टम तय करें उस सिस्टम को चलने दें। सही सही। और इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है जो मजहर साहब फरमा रहे हैं कि जमहूर की आवाज़ को नहीं सुना और उसका नतीजा क्या निकला कि एक हिस्सा हमसे अलग हो गया और बाकी भी बहुत सारे मामलात उन्होंने गिनवाए। आपको लगता है कि अब आज के पाकिस्तान के अंदर जमहूर की आवाज़ को सुना जा रहा है, इदारे अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं और उन एरियाज़ को एड्रेस करने की एक संजीदा कोशिश हो रही है कि आज हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, हम खुद फैसले करते हैं, आज हमने ये तय कर लिया है कि हम किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे। को बदला हुआ पाकिस्तान 2021 में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, हम आज भी उसी दोहराए पे खड़े हैं जहां माजी में थे? देखिए इफ्तिखार, उसमें पॉलिसी, खारजा पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक है, काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर मुल्क अंदर से कमज़ोर हो, मुल्क के अंदर जिसको फॉल्ट लाइंस कहा जाता है, वो अगर मौजूद हों, तो वो एक तरफ अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, और दूसरा फिर ज़ाहिर है जो अगर आपका कोई दुश्मन है तो दुश्मन के एक्सप्लॉइट करने की वजह से वो दरारें जो हैं मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो डिलेमा दरपेश है, जो बहरान दरपेश है, वो यही है कि हमारे अंदर, चाहे आप इक्तिसादी सूरत हाल को देख लें, आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देख लें, आप बलूचिस्तान के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा ले लें, जमहूरी अक़दार के हवाले से, जमहूरी रवैयों के हवाले से आप देखें, जो लोग जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत का राग लापते हैं, वो किस हद तक उनका अपना कॉन्डक्ट जमहूरियत पसंद है। जो आप देखिए, अगर हमारी इवन मौजूदा हुकूमत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कि हर दौर में हुक्मरानों के साथ रहे हैं, तो इस तरह तो नया पाकिस्तान नहीं बनता है। यानी इस किस्म के लोग जिसको हम कहते हैं कि स्टेटस को के फनकार हैं वो, या कैरेक्टर्स हैं, वो हर हुकूमत रहे। गुज़श्ता 20 बरसों से हम देख रहे हैं, जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को भी जकड़ रखा है। वो उस सूरत में आप नया पाकिस्तान, नया तब्दीली जो है, उसकी बात बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सिस्टम फिर कंप्रोमाइज़ लगता है। और जहाँ तक आईन के अंदर रहते हुए बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो फैसला करने वाले हैं, वो मसलहतों का शिकार रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला, जिसे पहले मैंने कहा कि वीआईपी कल्चर है, उसके साथ एक दूसरा बड़ा मसला, चूंकि हम दूसरे सेगमेंट में बात कर रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान में क्लोजर मामलात का नहीं होता, यानी मामलात को अपने हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। जो मजहर ने बात की कि इस कराची शहर में 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए गए या हलाक कर दिए गए, उनमें बेगुनाह शहरी थे, उनमें हुकूमत के अफसरान शामिल थे, पुलिस शामिल थी उसमें। तो जो लोग उसके ज़िम्मेदार थे, उन्हीं को जाके हमारे नए दूसरे हुक्मरानों ने उनसे माफ़ी मांगी, सियासी अपनी पार्टी के तौर पे। उन्हीं लोगों को मुख्तलिफ जमातों ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने हुकूमतों में भी शामिल किया। वही लोग हैं जो आज एक बार फिर कराची की पे हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं या एक शरीक इक़्तिदार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला है कि हम, और ये बात मुझे सेंसिटाइज किया, हमारे एक जर्मन दोस्त थे, उन्होंने कहा था जब सदर मुशर्रफ ने लंदन फ़ोन करके अल्ताफ़ हुसैन को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो, 2002 की बात है, तो उन्होंने कहा कि ये किस किस्म का मुल्क है, यहाँ पे मुल्क का सदर एक मतलूब शख्स को फ़ोन करके कह रहा है कि आप आके हमारी मदद करें, हमारे साथ हुकूमत बनाएं। यानी क्लोजर जब तक नहीं होगा, जो क्रिटिकल मामलात हैं, जैसे हमारी अकाउंटेबिलिटी चल रही है,
इसका भी किसी हद तक हमें क्लोजर करना होगा, इसको महदूद करना होगा। ये नहीं कि हर एक के खिलाफ अब केस खोलते चले जा रहे हैं और उसका इख्तिताम नहीं नजर आ रहा। सही सही, दुरुस्त दुरुस्त, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया इम्तियाज साहब। वाकई कि वो लोग जिनको आप समझते हैं कि उन्होंने इस मुल्क के साथ एक तरह से जुर्म के, उनके मुल्क के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया है, या वो अहम मामला, क्रिटिकल मामला कि जिनको आपने ओपनली डिस्कस, डिबेट भी करना और फैसले भी खुलेआम करने हैं, कौम को एतमाद में लेकर करने हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? ये रविश कब तर्क होगी? बड़ा अहम सवाल है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जनरल साहब तरफ आऊँगा, यही नुकात उठाऊँगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जनरल साहब, इम्तियाज़ साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे सर, ये वाकई क्यों ऐसा है कि एक लम्हे में हम किसी को कहते हैं कि शायद कौमी मुजरिम है, इसने रियासत के खिलाफ इतने संगीन जराइम किए हैं, और अगले लम्हे वो शख्स हमें इक़्तिदार के ऐवानों में कहीं नज़र आते हैं? ये मसलत पसंदी क्यों है? और साथ में बहुत सारे ऐसे अहम कौमी मामलात हैं जिसमें बड़े अहम फैसले किए जाते हैं, लेकिन वो बंद कमरों में किए जाते हैं, पर्दों के पीछे किए जाते हैं। ना तो शायद वक्त की पार्लिमान को कुछ इल्म होता है, ना ही तो कौम को इल्म होता है कि होने क्या जा रहा है। सर, ये रवैया क्यों है? आपको क्या लगता है? क्या ये उन फैसलों की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, या अगेन फिर हम किसी मसलत का शिकार होकर किसी डील का हिस्सा बन के इस तरह का तर्ज अमल अपनाते हैं? क्या करते हैं सर? देखिए, किसी ने कोई एक बात कही थी, लेकिन फिर उस पर मैंने आज तक अमल होते तो नहीं देखा कि फर्द से बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अफराद से बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और इंस्टीट्यूशन से बड़ी स्टेट होती है। तो जब आप अपना इंटरेस्ट देखने लगें तो अफराद का इंटरेस्ट जो है वो सबसर्विएंट होता है इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट के, और इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट सबसर्विएंट होता है स्टेट के इंटरेस्ट के। बड़ी सिंपल ये हालांकि कुलिया और फार्मूला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पर अमल नहीं कर पाए। देखिए, जिन्होंने जमहूरियत का हमें तसव्वुर दिया था, यूनान से ये बात उभरी थी, तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि आप पॉपुलर लोगों को अपना लीडर बनाइए, उन्होंने ये भी कहा था कि आप अहल और पॉपुलर लोगों को अपना लीडर बनाइए। अभी जमहूरियत जो जिस हिसाब से चल रही है, क्योंकि हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो बाज़ औक़ात उनको पता नहीं चलता, और अंदर बाहर का वो बार बार ऐसे लोगों को इलेक्ट किए जा रहे हैं जो कि पॉपुलर तो हैं, लेकिन जो उनके करतूत हैं वो फिर उनके सामने नहीं आते, और जो 62-63 का इतलाक हो ही नहीं सकता। साफ ज़ाहिर है कि आपके सामने है ये बात कि एक शख्स पूरा साल बिजली का बिल नहीं देगा, और जब इलेक्शन लड़ने लगेगा तो बिजली का बिल दे देगा, और इलेक्शन कमीशन कहेगा जी ठीक है, ये क्वालिफाई हो गया। भाई, जिस शख्स की फरिश्त में है बिल ना देना, और वो उसने आज सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए दे दिया, आपने उसको अहल करार दे दिया। तो मेरे भाई, जब तक आप अहलियत का सही कोई ततीर का इंतजाम नहीं करेंगे, उसके बाद आप जो है ना, बेशक आप पॉपुलिज्म के साथ करें तो ये काम बहुत मुश्किल। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत मुश्किल से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और इस पे सब लोग मुत्तफिक थे। इसी को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। बातें जो करते रहते हैं कि कभी ये निज़ाम ले आए या वो निज़ाम ले आए, वो लाएंगे कैसे भाई? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे? कौन चेंज करने देगा? मैं तो कहता हूँ सिस्टम रीसेट। नंबर 1, जुडिशरी में लेटरल एंट्री बंद कीजिए, बेहतरीन काडर बनाइए जुडिशल ऑफिसर्स का, वो ऊपर तक जाएं जजेस, और ये सिर्फ सीनियरिटी की बेस पर नहीं होना चाहिए, ये अहलियत की बेस पर भी होना चाहिए। उसके बाद आप जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, इनकी रिफॉर्म्स लेकर आइए, छोटे सूबों मुल्क में बनाइए, नीचले लेवल पर इंतखाबात कराएं। कोई आप देखें, कोई मुल्क चल सकता है जहां पर के ग्रास रूट लेवल पर कोई जमहूरियत हो ही ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो ही ना, जितने इंस्टीट्यूशन है अपने अपने उसमें रहे दायरे में और आगे ना बढ़े। मीडिया जो है वो भी जरा ध्यान करे कि बिकने वाले लोग उनमें ना हो, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने ऊपर से उठा के फेंके इन लोगों को जो अरसा दराज से खानदानों की सूरत में इनके सर पर सवार हैं, खून चूस रहे हैं पार्टियों का भी, पार्टियां आगे इस अवाम का। जब तक सब लोग 2-2 कदम पीछे नहीं हटाएंगे और ये जो बुनियादी इस्लाहात हैं ये नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करते रहे, ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम है, और जो बाकी जो स्टेट का इंटरेस्ट है उसको कोई देखने वाला नहीं है। और किसी में ये जरूरत और ताकत नहीं है कि इनको अपने ऊपर से उतार सके, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे उनकी खराबी है, चाहे जो जुडिशरी में खराबी है, आप कुछ नहीं कह सकते, नैब की खराबी को कुछ नहीं। ऐसे लगता है कि सब लोग जैसे बेबस हैं और कोई कुछ करने का अहल नहीं है। एक इम्पास पैदा हो गया है, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, बदतमीजी हद से ज्यादा है, इखलाक का दूर दूर तक निशान नहीं है। लीडरशिप जिसको कि पब्लिक ने फॉलो करना है वो खुद उनके आप हालात देखें।
तो ये तो आराम से बैठ करने की बातें हैं। अब आपके इस प्रोग्राम में मैं क्या बताऊं। सही से, लेकिन ये जो आप जनरल साहब इतनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, अगर रियासत इतनी बेबस है तो मदर साहब फिर करें क्या सर? अब वे फॉरवर्ड क्या है? वो जो बात की जा रही है बार बार एक नेशनल डायलॉग की, गोया कि तमाम स्टेक होल्डर बैठें और एक डायलॉग होना चाहिए जिसके नतीजे में कोई नया इमरानी मुआहदा हो क्या सर? अगरचे जनरल साहब फरमा रहे हैं कि 73 का आइन बड़ा ज़बरदस्त आइन है, लेकिन उस आइन का जो माजी में हम हशर करते रहे हैं, उसको फुटबॉल बना के रखा है हमने, उसके अंदर क्या कुछ तरामीम लेके आते रहे हैं वो भी आपने देखा है। करना क्या है सर? अब आगे बढ़ना कैसे, इन चीज़ों को कैसे अचीव करना है सर, वो कुछ बताइए। सिर्फ एक चीज, रूल ऑफ लॉ। अब ये इतना इतना वसी इसकी डेफिनेशन है, हम इसे बहुत कन्फाइंड कर देते हैं। हम रूल ऑफ लॉ को सिर्फ अदालतों तक महदूद कर देते हैं। यानी आप देखें कि इस मुल्क में मल्टीपल क्लास सिस्टम्स हैं। यहाँ जो जागीरदार का अपना कानून है, यहाँ बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरे सिस्टम से अलग है और वो पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है। यानी वो किस हद तक अपने तय वो करते हैं, लेकिन वो अंडर द जो जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरीके से उनका अपना एक कानून है। इसी तरीके से आप चले जाएं ट्राइबल एरियाज में चले जाएं, सरदारों का अपना कानून है। तो पाकिस्तान में कोई एक कानून नहीं है, किसी एक कानून के तहत सब नहीं है। यानी जिसे हम कहते हैं ना कि जो इंसाफ अंधा होता है, तो यहाँ इंसाफ अंधा भी नजर आता है हमें, यहाँ इंसाफ बहरा भी नजर आता है हमें, यहाँ इंसाफ ना होता हुआ नजर आता है हमें, ना होता है। यहाँ ये जो सिलसिला है ये सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक देख लेते हैं, हम हाई कोर्ट के लेवल पे देख लेते हैं। आप जगह लोअर कोर्ट्स में चले जाएं, बिल्कुल इसी तरह जो पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, हम डेमोक्रेसी कहना बहुत आसान है, डेमोक्रेसी राइज करना बहुत मुश्किल है, डेमोक्रेसी को समझना बहुत मुश्किल है। आप क्या मेरिट का कल्चर खत्म हो गया है, तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गया है। आप हर लेवल पे चले जाएं, तो जहां चीजें इतनी खराब हों तो फिर आप किसी एक चीज को पिक करते हैं जो वो बाकी जगहों पे एक अम्ब्रेला होता है, और वो है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। अब ये जो कानून की हुक्मरानी है उसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी अकाउंटेबल होना चाहिए, उसमें सिटिंग प्रेसिडेंट भी अकाउंटेबल होना चाहिए, उसमें सिटिंग आर्मी चीफ भी अकाउंटेबल होना चाहिए, उसमें सिटिंग जजेस भी अकाउंटेबल होने चाहिए। लेकिन उस सिस्टम को आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो उस चीज के लिए अब आप इवन जुडिशरी में देख लें कि जुडिशरी में जो इनरोड्स हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ नीचे से जजेस आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ जजेस आपके यहाँ खत्म हो गया है। हमारे यहाँ एक जमाना था कि इम्तियाज को भी याद होगा, जनरल साहब को भी, कि जजेस जो थे वो अपने फैसलों से बोला करते थे। अब जजेस बोलते हैं, फैसले नहीं बोलते। पहले हमारे यहाँ एडिटर्स जो है, एडिटर्स कभी भी पब्लिक उसमें नहीं जाया करते थे। आज हमारे यहाँ एडिटर का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया है, फ्री मीडिया खत्म हो गया है। इसी तरीके से आप दूसरी जगहों पे ये जो एक्सटेंशन का है, क्यों एक्सटेंशन हो? क्या नीचे लोग नहीं आते हैं? क्या नीचे लोगों मेरिट पे क्वालिफाई नहीं करते हैं? तो हमारे यहाँ हर चीज जो है वो इरोड हो गई है। आप अपने चारों सुतून को उठा के देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि चीजें इरोड हो गई। तो इसको अगर संभालना है, टू स्टार्ट विद, वो रूल ऑफ लॉ है। इम्तियाज साहब, आखिर पे आपसे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपको लगता है कि यही रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करना ही वे फॉरवर्ड होगा? और जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि लगता है कि पूरी रियासत बेबस नज़र आ रही है, आपको रियासत बेबस नज़र आ रही है? रियासती मशीनरी क्योंकि इस स्टेटस को की बेनिफिशरी है, वही चीज़ों को नहीं बदलने दे रही? देखिए, इसमें रियासत बेबस नहीं है, रियासत को चलाने वाले बेबस हैं। रियासत को चलाने वाले, उनमें उनका जो ज़मीर है वो सोया हुआ है। जो जमहूरियत या रूल ऑफ लॉ की बात होती है वो ऐसी है कि 4 हफ्ते पहले हॉलैंड के वज़ीर आज़म पे कोई एक बात गलत साबित हो गई उनके वज़ीरों पे, तो हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने क्या किया, इस्तीफ़ा दिया मलका को, और साइकिल पे बैठ के वो अपने घर चला गया। लेकिन जहाँ पे कहीं झूठ पकड़ा गया बरतानिया में या किसी दूसरे मुल्क में, वो उसी वक्त इस्तीफ़ा दे के चले जाते हैं।
हमारे यहाँ झूठ को बुराई नहीं समझा जाता। रूल ऑफ लॉ या जो जमहूरी कॉन्डक्ट है वो ये है कि जो जिन बातों का प्रचार हमारे रहनुमा करते हैं, चाहे वो फौजी हैं चाहे सिविलियन हैं, अपने आप पे उसका पहले इतलाक शुरू कर दें, पहला कदम खुद उठाएं, तो तब अवाम भी उनसे सीखेंगे। अवाम को हम दोष नहीं दे सकते, इल्ज़ाम नहीं दे सकते। एक छोटी सी बात ये मैं कहूँगा कि आप जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था तो मैंने मेबटाबाद में किसी से बात, उस वक्त तक कोई 5-6 साल हो चुके थे, तो मैंने उससे कहा कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको कोई एहसास नहीं, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, कोई उसूल वगैरह है कि नहीं है? तो उसने कहा कि उसूल इस मुल्क में कौन सा है, अगले 90 दिन के वादे पे उन्होंने हुकूमत छीन ली थी, आज उनको 5 साल हो गए हैं, तो इस मुल्क में कौन सा इंसाफ है या उसूल है? तो बुनियादी तौर पे जब तक ऊपर से मिसाल नहीं बनेगी जमहूरी तर्ज अमल की, इंसाफ की, बालादस्ती की और रूल ऑफ लॉ की, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा इस मुल्क को आगे ले जाना बिल्कुल कानून की रोशनी में। सही सही। और आप जनरल साहब, लास्ट वर्ड आपके, यही लगता है कि रूल ऑफ लॉ बिल्कुल दुरुस्त है। रूल ऑफ लॉ जिसमें सब कॉन्स्टिट्यूशन और सारे लॉज शामिल हैं, सब पर उसका इतलाक होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये करेगा कौन? तो वो मेरे ख्याल इम्तियाज साहब ने जो कहा है कि सबसे पहले जो देखें पॉलिटिकल पार्टीज, सब उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, अपने अंदर जमहूरियत लेकर आए, अपनी ततीर करें और रूल ऑफ लॉ का झंडा लेके आगे बढ़े। मेरा ख्याल कौम भी उनका साथ देगी और बाकी इंस्टीट्यूशन को उनका साथ देना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। लेकिन उनको पहले शो करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने ऊपर इसका इतलाक किया है, जैसे कि दोनों भाई कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सही सही, बहुत शुक्रिया तमाम शुरका। और आखिर में आज के दिन अगर बड़ा अहम दिन है, और इस अहम दिन के मौके पे जहाँ दुनिया भर से पाकिस्तान की लीडरशिप को मुबारकबाद के पैगामात मिल रहे हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान की जानिब से जिनके साथ हमारा माजी को ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात पे मबनी नहीं है, आज वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के नाम पे ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। उम्मीद हम करते हैं कि जब अगले साल इसी दिन को हम मना रहे होंगे तो यकीनी तौर पे हमारे अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में काफ़ी तक बेहतरी भी आ चुकी होगी और पाकिस्तान उस रुख पे चल भी रहा होगा जिसकी तमन्ना और जिसकी ख्वाहिश का इज़हार 1940 में हमारे रहनुमाओं ने किया था। नाज़रीन, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।